हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है अनुज वर्मा। और बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आप सभी मेरे हर वीडियो पे इतना जो प्यार देते जा रहे हैं वो मुझे और इनकरेज करता जा रहा है और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। और मेरा पिछला वीडियो जो था वो एक्चुअली CSEET का जो एग्ज़ाम होने वाला था 29 अगस्त को। CSEET यानी कि CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम हुआ 29 अगस्त 2020 को। और बहुत अच्छा रिजल्ट आया और काफ़ी लोगों ने क्लियर करा वो एग्ज़ाम। कुछ लोगों का नहीं क्लियर हो पाया तो वो मायूस ना हो। मेरा मानना यह है कि इस बार सिचुएशन अच्छी नहीं थी और अभी भी नहीं है। अभी भी कोविड की सिचुएशन देखेंगे तो आप उतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपका एक अटेम्प्ट तो बनता है। और फिर से दीजिए। नवंबर 2020 में 21 नवंबर 2020 को सेकंड सेशन ऑफ CSEET का एग्ज़ाम है, सेकंड सेशन है। और तो मुझे लगता है फिर से दीजिए आप। आप पहली बार में देके हार ना मान जाए, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज के वीडियो पे आता हूँ कि आज का वीडियो किस बारे में है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर भी समझ गए होंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ ये वीडियो बनाने में कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी भी था और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं एक्चुअली ये वीडियो अपलोड कल करने वाला था क्योंकि ये कल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं क्योंकि वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। कल 4 अक्टूबर 2020 को जो है ये तारीख जो है बहुत ख़ास है हमारे सभी CS स्टूडेंट्स के लिए, सभी CS के लिए बहुत ख़ास है। 4 अक्टूबर को कल कल ही के दिन 1968 में 1968 में हमारा जो CS का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश हुआ था। और आज इस बात को 52 साल हो चुके हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है ये, कि मतलब हम एक बहुत लंबी जर्नी है। और काफ़ी लोग को शायद डाउट आ रहा होगा क्योंकि हम गूगल पे सर्च करते हैं तो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 आता है, CS एक्ट 1980 आता है। बट आप फिर कैसे बता रहे हो कि 52 साल हो गए हैं इंस्टीट्यूट को? वो डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैं किसी भी तरह का डाउट नहीं देखना चाहता हूँ किसी भी इंसान की CS प्रोफेशन को लेकर के। तो एक्चुअली जब CS का इंस्टीट्यूट 1968 में एस्टेब्लिश हुआ तब जो है एज एन NPO हुआ, नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि बस भाई पार्लियामेंट में एक्ट पास होने में कितना समय लग जाता है। तो एक्ट आते आते बहुत टाइम लग गया और जैसे ही एक्ट पास हुआ 1980 में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एक स्टैट्यूटरी बॉडी आ गया, बन गया, जिसको कि गवर्न करता है, जो आता है MCA के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर, मंत्रालय के अंदर। तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, 3 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, है इससे ज़्यादा ही। एंड करीब 1.5 लाख के ऊपर CS हैं। तो बहुत ही बड़ी फैमिली है हमारी। और आज का दिन मैं चाहता हूँ कि मैं CS के बारे में बताऊं कि कौन होता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट नो डाउट बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं CS को लेके कम अवेयरनेस है। कई लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि फुल फॉर्म ही नहीं पता है CS का। लोगों का ऐसा मानना है कि CS का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर साइंस। जी नहीं, CS यानी कंपनी सेक्रेटरी। अभी कंपनी सेक्रेटरी होता कौन है, क्या काम करता है, वो सब मैं आज बताऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं बताऊं, मेरी गुजारिश होगी, क्योंकि मैं सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस डालूंगा, ना केवल CS के लिए बल्कि CA CMA सभी के लिए, LLB स्टूडेंट्स के लिए भी।
तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपको जो है मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मेरा टाइम वेस्ट किए मैं बताता हूँ कि सीएस आकर होता कौन है। देखिए, कंपनी बनाना कोई आसान बात नहीं है। जैसे मैं अपनी वर्मा प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकता हूँ। अगर आप कभी गूगल करेंगे तो कंपनी लॉ में एक चैप्टर होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। तो उसमें आपको बहुत अच्छे से देखने में मिल जाएगा, अगर आप कभी टाइम निकाल के पढ़ेंगे उस चीज़ को, कि एज ऑफ नाउ कंपनीज कैसे बनती हैं, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए। और बनाता सीएस ही है। आपको अगर कोई कंपनी बनाना है तो कई सारे ऑथेंटिकेशंस और काफ़ी सारी लाइसेंसिंग वाले काम होते हैं, जिसके लिए आपको सीएस को अप्रोच करना पड़ेगा। और सारी डिटेल्स एमसीए के पोर्टल में और सब कुछ सारी चीज़ होती है। तो ये सारा काम सीएस का ही होता है। तो कंपनी बनाने के लिए भी सीएस के पास जाना पड़ता है। सेकेंडली कंपनी बनाने के लिए भी और कंपनी चलाने के लिए भी, क्योंकि कंपनी में हर काम, ईच एंड एवरी वर्क, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कंपनी की मीटिंग हो रही हो, चाहे कंपनी को के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना हो, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना हो, कोई भी काम हो, वो कैसे होगा, क्या होगा, कैसा प्रोसीजर होगा, सब कुछ कंपनीज एक्ट में लिखा है और वैसे ही होना होना जरूरी है और करना पड़ता है। इसलिए सीएस को रखा जाता है। सीएस कंपनी की मीटिंग्स कंडक्ट करवाता है, फिर वो चाहे जो भी हो, जैसी भी मीटिंग्स हो, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे वो क्या कहते हैं जनरल मीटिंग हो, सभी मीटिंग्स वो कंडक्ट कराता है। और जिसके लिए कंपनीज एक्ट में अलग अलग प्रावधान है। जनरल मीटिंग के लिए अलग प्रावधान है, बोर्ड मीटिंग्स के लिए अलग प्रोविजन है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट काम होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखना पड़ता है सीएस को। जो जो लोग आ रहे हैं मीटिंग में उनको नोटिस भेजना, और एक टाइम पीरियड भी दिया जाता है कि आपको इतने दिन में ही नोटिस भेजना है। तो सीएस को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। नोटिस ड्राफ्ट कैसे होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उसका। तो सब कुछ करके ये सीएस को ध्यान में रख के पूरा काम सीएस का होता है। कंडक्ट भी सीएस ही करवाता है मीटिंग्स। तो जिसके लिए काफ़ी सारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी बनाए गए हैं, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब आप के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप बता रहे हैं कि बोर्ड मीटिंग सीएस कंडक्ट करवाता है, तो बोर्ड में जाने का डायरेक्टली सीएस को कैसे मौका मिल जाता है? देखिए क्या है, एक्चुअल में काफ़ी चीज़ गवर्नमेंट ने नोटिस करी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके एक सिग्नेचर तक को लिखा भी हुआ है और पावर भी दी हुई है ऐसी कि उनका एक सिग्नेचर प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से ऊपर है। यानी कि एक जहां एक कागज पे सीए ने साइन कर दिया और एक जगह प्राइम मिनिस्टर जी ने साइन कर दिया, तो सीए का साइन ऊपर माना जाएगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर का। तो ये पावर दी गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही थी, इसलिए तो सीएस का कोर्स लाना पड़ा। नहीं तो क्या जरूरत थी एक अलग से एक्ट पास करके अलग से सीएस कोर्स लाने की? ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जरूरत क्या आ रही थी मेन, घपले बहुत हो रहे थे, स्कैम्स बहुत हो रहे थे, कॉरपोरेट गवर्नेंस नहीं हो रही थी। अब ये कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट वर्ड तो आप कंपनी से रिलेट कर सकते हैं, एंड जो गवर्नेंस वर्ड है ये इसको कहा जाता है पारदर्शिता। यानी कंपनी में एक कहना चाहिए कि पारदर्शिता बनी रहे, किसी भी तरह का घपला ना हो, ये ट्रांसपेरेंसी रहे, सब कुछ सीएस को देखना पड़ेगा। तो इसलिए सीएस की जरूरत पड़ी, ताकि इसलिए वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट यही बोलता है कि आप आइए और हमारे इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स क्लियर करिए, एक सीएस के अंडर 2 साल काम सीखिए, और फिर किसी कंपनी में जाकर के डायरेक्टली बोर्ड रूम में काम करिए, और ना कि सिर्फ बोर्ड रूम में जाकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइड करिए कि आपको ये काम ऐसे करना है,
बल्कि उन पे नज़र भी रखिए कहीं वो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, क्योंकि आजकल यही हो रहा है हमारी कंट्री में। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सारी रिसोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी हमारी गिनती जो है पिछड़े देशों में की जाती है। क्यों? रीज़न बीइंग करप्शन बहुत फैल चुका है, लोग अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनको जाके ओवरलुक करें। और सीएस चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि सीएस में आप अगर बाकी अदर कोर्सेज जो हैं सीए और सीएमए उससे कंपेयर करेंगे तो उनको सब्जेक्ट्स भी अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीएस में अकाउंट्स नहीं है, सीएस में टैक्सेशन नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लॉ वाले होते हैं, कंप्लायंसेस वाले होते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि जो अगर कोई इंसान क्राइम करता है उसके लिए, या क्राइम वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा, कोई भी गलत काम करता है जो लॉ को वायलेट कर रहा है, जो लॉ के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ तो पेनल्टी है। लेकिन जो इतने सारे लॉज पढ़ने के बाद भी गलत काम कर रहा है उसके लिए तो सबसे ज्यादा पेनल्टी है। तो सीएस तो चाह के भी ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि फिर सवाल उठा दिया जाएगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप तो इतने सारे लॉ पढ़ के आ रहे हो, तो आपको तो लॉ की सबसे ज्यादा जानकारी है, तो फिर आप ऐसा कैसा काम कर सकते हो। तो सीएस की जिम्मेदारी बन जाती है ऐसे में कि वो जो है देखे, और जैसे ही उससे दिखता है, नीरव मोदी का स्कैम भी जो है वो एक सीएस ने सामने लाया था कि ऐसा ऐसा स्कैम हमारी कंपनी में हुआ है, और सेबी एक अलग से ऐसा रेगुलेटर है जो स्टॉक एक्सचेंजेस और लिस्टेड कंपनी को ओवरलुक करता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर चीज एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती, ठीक है। तो मेनली सीएस का काम ये होता है कि अभी कभी भी ऐसी हरकतें होती हैं तो वो ऐसा रिपोर्ट करे बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, आरओसी को। ये आरओसी क्या होता है एक्चुअल में, काफी लोग को कंफ्यूजन होती है कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस। देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस तो वो होता है जहाँ कंपनी का मेन ऑफिस है, जहाँ मेन मेन काम हो रहे होते हैं कंपनी के। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है कि जैसे मध्य प्रदेश में जितनी कंपनीज हैं उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है ग्वालियर में। हर स्टेट में एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे दो रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, जैसे महाराष्ट्र का पुणे और मुंबई, यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस हैं। तो इनमें होता क्या है, अलग अलग काम होते हैं कंपनी के, उसमें अलग अलग डिसीजन लिए गए, अलग अलग फॉर्म पे होते हैं। तो सब कुछ फाइल करना होता है इन रजिस्टर्ड ऑफिस में, और हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस के पास ताकि डेटा रहे हर कंपनी का, हर स्टेट का, फिर वो एमसीए को रिपोर्ट करे, क्योंकि मेन सेंट्रल मंत्रालय जो है उसको रिपोर्ट करे, ताकि एक पूरी डेटा रहे, ताकि सब कुछ दे पाए वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। लोगों को भी पता चलता रहे। आप कभी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे जाके देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा, कौन सी कंपनी, कितनी कंपनीज हैं अभी इंडिया में, कितनी कौन सी कंपनी बंद हो गई, तो सब कुछ आप पता लगा सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ये ऐसे ही होता है। सीएस रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है पर्टिकुलर कोई भी स्टेट का, फिर वो चाहे कोई भी स्टेट का हो सकता है, वो हर एक चीज उनको फाइल करता है, फिर वहां से फॉरवर्ड होती है वो एमसीए को, और फिर जाके आपको ओपनली वो डेटा दिखता है। और ये डेटा फिर शेयर होल्डर्स को भी अवेलेबल हो जाता है इजीली एमसीए की साइट पे। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी शेयर होल्डर अपनी मेहनत का कमाई ऐसे ही थोड़ी ना लगा देगा, वो देखेगा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कि नहीं। अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी तो उसको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो तो और जैसा कि मैंने बताया कि बोर्ड डायरेक्टली बोर्ड रूम में एंट्री मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वो शेयर होल्डर्स की तरफ से एक ट्रस्टी बन के जाता है। क्या होता है, कभी कभी ऐसे घपले होते हैं ना, आजकल तो डिजिटल हो चुका है सारा काम, तो उससे एक मेजर ड्रॉबैक क्या हो गया है कि आजकल इतना घपले करना आसान नहीं है। आप करोगे भी तो पकड़े जाओगे, और पकड़े गए और वो अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो
घपला हुआ है, ये जो स्कैम हुआ है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो फिर कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है कि नहीं भाई अब कंपनी को बंद किया जाएगा। तो ऐसे ये बहुत बड़ा और मेरे हिसाब से गलत कहीं ना कहीं स्टेप हो जाता है कि किसी एक की गलती की वजह से पूरी कंपनी को बंद करना पड़ जाता है। तो कंपनी के बंद होने से सिर्फ केवल कंपनी नहीं बंद होती, उन काफी सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली जाती है जो काम कर रहे होते हैं, जिनको जानकारी भी नहीं होती है। जो इंजीनियर्स, जो छोटे छोटे मार्केटिंग के लोग जिनका घर चल रहा है, उनको तो पता भी नहीं होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऊपर बैठ के क्या घपलेबाजी कर रहे हैं। तो ये सीएस जा करके देखता है, तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है और ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या है। कंपनीज एक्ट में एक और बड़ी चीज बताई गई है जिससे सीएस की वैल्यू बहुत बड़ी है और जो आपको भी जानना जरूरी है। जो सीएस स्टूडेंट्स होंगे वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं है वो भी जान ले तो उनको भी पता चलेगा, ताकि वो ये ना बोलें कि सीएस तो वही कंप्यूटर साइंस है या किसी को कुछ पता ही नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 में एक टर्म है की मैनेजेरियल पर्सनल, KMP, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो कंपनी के मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होंगे, कैसे भी काम होंगे तो उनकी एडवाइस लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। यानी कंपनी के मोस्ट VVIP पर्सन्स, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स, जिनको KMP बोला जाता है, की मैनेजेरियल पर्सनल। एक लिस्ट है, उसमें आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंड इसमें कंपनी सेक्रेटरी भी आता है, होल टाइम डायरेक्टर भी आता है, कंपनी सेक्रेटरी को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। यानी हर इम्पोर्टेंट काम कंपनी का सीएस को करना पड़ता है। एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि अपलोड होने से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी की वेबसाइट में अपलोड होने से पहले सीएस के पास आएगी, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट का अपना एक फॉर्मेट है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है। तो और कंपनीज एक्ट, सेबी, सिक्योरिटीज लॉ, अदर बाकी सारे लॉज का ज्ञान होता है, काम सीख करके आता है सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद एक सीएस। तो कंपनी में अपलोड करने से पहले, कंपनी की वेबसाइट में अपलोड करने से पहले वो सीएस के पास ही आते हैं। कंपनी के अकाउंट्स सब कुछ पहले आते हैं और वो उन्हें देख के वेरीफाई करता है सही है कि नहीं सही है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड सब कुछ, सारी जो कुछ भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सब कुछ को कंप्लाई किया है कि नहीं, तो ये सब सीएस को देखना पड़ता है। तो ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब कोई भी चीज वेबसाइट में आ रही है तो वो सबसे पहले सीएस के पास जाती है और वो उसे देखता है सही है कि नहीं है, तभी जाके वो वेबसाइट में अपलोड होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जैसे कि मैंने आपको अब तक बताया। तो इम्पोर्टेंस तो मैंने बता दी, अब बता देते हैं कि भाई क्या क्या फायदे मिलते हैं। यही तो हमें सबसे मेन, सबसे तो हमारा इंटरेस्ट यही रहता है ना कि भाई मेन इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे बड़ा मेन इंटरेस्ट मैं आज के माहौल को चलते हुए बता देता हूँ। जैसा कि अभी आप देख ही रहे होंगे, कोरोना के चलते हुए काफी लोग की जॉब्स गई हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन इस बीच आप अगर सर्वे भी करके देख लेंगे, किसी भी सीएस की नौकरी नहीं गई, ना ही सीए की गई, ना सीएमए की गई। इन तीनों प्रोफेशंस में आपको 100% जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत टॉप की पोजीशंस होती हैं किसी भी कंपनी में, जो फाइनेंशियल डिसीजंस और जिनके इशारों पे कंपनी चल रही होती है। सीएस की बात करूं तो चेयरमैन जो हैं वो तो खाली नाम के लिए चेयरमैन रहते हैं, वो इनकी एडवाइस के बिना एक कदम भी नहीं लेते हैं। मुकेश अंबानी हर एक चीज अपने सीएस, जो कि पारेख जी हैं, मेरे ख्याल से, मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनसे पूछ के करते हैं वो सब काम, क्योंकि एक सीएस को कंपनीज एक्ट की पूरी नॉलेज रहती है। तो वो सारा कुछ एक काम जो है वो उनको अलॉट करके रखता है चेयरमैन, कि आपको हमें गाइड करते रहना है हर वक्त पे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीएस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है। तो
इनको निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर इनको निकाल दिया तो कंपनी कैसे चलेगी। तो इतना तो 100% तय है कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए सीएस को नहीं निकाला जा सकता है कंपनी से। और कभी निकाल भी दिया तो सीएस एक प्रोफेशनल कोर्स है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। सीएस के बाद आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। आप अपना खुद का फार्म, अपना खुद का ऑफिस भी खोल सकते हैं, प्रैक्टिस में आ सकते हैं। प्रैक्टिस में आने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, प्रैक्टिस में बल्कि मैं कहूँ जॉब से ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। काफ़ी लोग मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं कि अपना ऑफिस खोल के क्या फ़ायदा होगा, मतलब जॉब में ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है ना। बल्कि मैं आपको बताऊँ, जॉब से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो प्रैक्टिस में है। वो कैसे? एक्चुअल में अगर आप किसी कंपनी में एज अ सीएस जा रहे हो तो किसी एक ही कंपनी का काम देख रहे हो ना। जैसे रिलायंस में अगर आप सीएस जा रहे हो तो आप टाटा का भी काम देखो या फिर कोई अदर कंपनी का भी काम देखो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। केवल आप अपॉइंट हुए हो रिलायंस कंपनी के लिए तो आप रिलायंस का ही काम देखोगे, लेकिन आप अपना ऑफिस खोले हो तो आप इंडिपेंडेंट हो। आप 10, 20, 30 कंपनी ऑल इंडिया बेसिस पे, ऐसे कई सीएस हैं जो ऑल इंडिया बेसिस पे अपनी काम फैलाए हुए हैं और ऑल इंडिया कंपनीज को देख रहे हैं अपने जो ऑफिसेस हैं वहां से बैठ के। या आपकी नेटवर्किंग पे बेस करता है। शुरू शुरू में हो सकता है, शुरू शुरू में ऐसे कोई ऑल इंडिया बेसिस पे नहीं होता भाई। पहले से स्टार्ट, धीरे से ही स्टार्ट होती है कोई भी चीज, चाहे वो प्रैक्टिस में जाओ आप या जॉब में जाओ। लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा होता है उसमें, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आपको देखने मिलते हैं और नॉर्मल पीपल के भी काफ़ी सारे काम आते हैं। जीएसटी जीएसटी का काम हो गया, जीएसटी रिटर्न्स के काम हो गए, इनकम टैक्स रिटर्न के काम हो गए, इनकम टैक्स एडवाइस से काम हो गई कि आपको अगर और थोड़ा सा टैक्स लायबिलिटी कम करना है तो लीगल वे में कैसे करें। डिडक्शंस भी होते हैं तो थोड़ा वो एडवाइस भी देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारी वैल्यूज़ मिली हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2020 लग गया। 1968 से स्टार्ट हुआ था हमारा इंस्टीट्यूट, तो इस बीच 52 साल में बहुत करीब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं और सीएस को बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी पोजीशन मिली हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो सीएस एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी एक्ट करता है, एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक्ट करता है, और 10 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो जाता है आपका तो एज एन आर्बिट्रेटर भी आप एक्ट कर सकते हो, एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इनफैक्ट जॉब से ज़्यादा प्रैक्टिस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीएस के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, फ़ायदे भी बताए आपको। अब लास्ट में बता देता हूँ आपको करना कैसे है। जो लोग इंटरेस्टेड हो रहे हों या करना चाह रहे हूँ इस चीज़ को, तो मैं उनके मन के डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि काफ़ी अदर एग्जाम्स है उसमें कुछ बाइंडेशंस रहती हैं। तो काफ़ी लोग का सवाल आ रहा होगा क्या इसमें रिजर्वेशन सिस्टम होता है। नो, इसमें कोई कास्टिज्म नहीं है। पासिंग प्रोसीजर सभी लेवल के लिए सेम है। 50% लाना है आपको ऑल ओवर, एंड आपका जो हर सब्जेक्ट में मार्क्स है वो 40 होना चाहिए। 40 से कम है अगर किसी में भी, 50% ले भी आए आप बट किसी सब्जेक्ट में अगर 40 से कम हो गए तो आपका क्लियर नहीं होगा। यह और यही कारण है काफ़ी स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं क्या, क्योंकि उनका एग्रीगेट तो 50 बन ही जाता है, लेकिन जो किसी सब्जेक्ट में 35 या 37, 38 इस तरह के आ जाते हैं तो उनका रुक जाता है। तो पासिंग प्रोसीजर सबके लिए यही है। ऐसा नहीं है कि भाई जो SC ST है वो 45 में पास होगा, जनरल को 50 ही लाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पासिंग प्रोसीजर यही है। एज लिमिट नहीं है, आप 100 साल के हो, 70 साल के हो, कोई कितने भी साल के हो दे सकते हैं। मैंने देखा है, मेरे बाजू में खुद एक अंकल जी बैठते थे, कभी एग्जाम देना जाता था तो उनसे बातचीत भी होती रहती थी। हिज एज 75 आई गेस, अभी वो 75 के हैं और अभी भी मतलब CS कर रहे हैं वो। तो सोचिए एक 75
उम्र का इंसान जिसकी रिटायरमेंट हो चुकी है वो सीएस कर रहा है। क्यों? क्योंकि नाम के पहले वो लगाना चाहता है, देखना चाहता है, क्योंकि ये ऐसा कोर्स है कि आपके केवल आपको जॉब नहीं दिलाता है, केवल आपको ये हक नहीं देता है कि आप अपना खुद का ऑफिस खोलें, बट आपके नाम के पहले कोई एक दो वर्ड जुड़ जाते हैं। जैसे मेरा नाम अनुज वर्मा है, मैं सीएस पूरा कंप्लीट कर लूंगा तो मेरा पूरा नाम सीएस अनुज वर्मा हो जाएगा। इसलिए वो इंसान कर रहा है, नहीं तो कौन क्यों मतलब 60 एक ऐसी एज होती है जहाँ पे लोग सोच लेते हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन 75 साल की उम्र में वो इंसान आता है और एग्जाम दे रहा है मेरे बाजू में बैठ के। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत फायदा है। इंडिया के जो रिचेस्ट सीएस हैं वो उनका जो रेम्यूनरेशन मैं आपको बता दूं, कभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनका रेम्यूनरेशन है 6 करोड़ साल का। तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कम कमाई है इसमें। कमाई आपके बेस करेगी पूरा आपके जो कहना चाहिए कि आपका जो काम है। ऐसा ये तो ऐसी चीज है, केवल एक लाइसेंस मिल जाएगा आपको कि सीएस जो जो काम कर सकता है, अगर आपका हो गया सीएस तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। केवल इतना सा आपको लाइसेंस मिलता है, लेकिन आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी ये जो है वो निर्भर करता है पूरी तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, क्योंकि लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है। क्या होता है कि जैसे आप सीएस बन गए हो, नॉलेज भी बहुत है, लेकिन सामने वाले को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो इंटरव्यू में, तो आपको कुछ आप सैलरी तो छोड़ो, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। मेन बात ये है, आप रिजेक्ट हो जाओगे वहां पे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। और सबसे पहली चीज, जो भी चीज आप पढ़े, आपने अपनी सीएस की लाइफ टाइम में पढ़ी है, उसमें क्या करना है आपको, जो आपके, मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जितनी सैलरी है उसको 50% मोर बढ़ा देगी। मेरा ऐसा मानना है। केवल पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता। जैसे जैसे सरकमस्टेंसेस आप देख रहे हो अपनी कंपनी में, जहां पे भी आप काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपने क्या पढ़ा है आपको एक्ट करते आना चाहिए प्रैक्टिकली। इसलिए आप कभी भी देखेंगे सीएस स्टूडेंट से पूछेंगे, उनको क्वेश्चंस इस तरह के आते ही नहीं है। आपको क्या लगता है, लॉ है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है? 50% मैंने बताया पासिंग प्रोसीजर, लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं आपको अगर पासिंग परसेंटेज बता दूं एग्जीक्यूटिव का, तो करीब मैक्सिमम अगर मैं लेके चलूं तो 11% है, यानी 90% फेल होते ही हैं। और 11% तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये कभी कभी तो 3-4% तक गया रिजल्ट, यानी कि अगर 100 लोग पेपर दे रहे हैं तो 3 या 4 लोग ही पास हो पा रहे हैं। यानी इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, पासिंग प्रोसीजर है 50%, है ना, और जो है रिजल्ट आ रहा है, पासिंग परसेंटेज आ रहा है वो है ना 3 या 4%, यानी बाकी 90% तो फेल हो रहे हैं। तो उससे इंटरप्रिटेशन क्या निकल रही है कि 90% लोग 50% नहीं ला पा रहे हैं। तो आपको ये सोचना है वो 3-4% लोगों में ऐसा क्या खास है कि वो हमसे आगे निकल जा रहे हैं, क्योंकि वो एज अ सीएस सोच के आ रहे हैं। और क्वेश्चंस भी इसी तरह के आते हैं। लॉ में कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको एक केस बना के दिया जाता है कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, आप बताइए एज अ सीएस क्या करेंगे। तो वो यही चाहते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन बना के दे रहे हैं केस लॉज में। जो लोग आंसर नहीं कर पाते हैं वो इसी हिसाब से बना के दे रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है, आप मानो कि आप बैठे हो बोर्ड रूम में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे पूछ रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बना के देते हैं वो, ताकि आप एज अ सीएस सोचो, ठीक है। तो और उस बेस पे ही आंसर किया जाता है। तो और जो लोग रट के जाते हैं वो आंसर नहीं कर पाते हैं। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये टफ भी नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है। तो आप अपना लक बिल्कुल अच्छे से ट्राई कर सकते हैं इसमें। और लक को मैंने बोलूँगा प्रॉपर एक
स्मार्ट स्टडी प्लान बना करके अगर आप चलेंगे तो कोई टफ कोर्स नहीं है। 1 लाख से भी कम में आपका इसका पढ़ाई हो जाएगा, कोई महंगा कोर्स भी नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा सीएस बना देंगी, जो आप आईसीएसआई के गूगल करके डालेंगे उसमें आप देख लेंगे। अभी पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। पहले ऐसा था कि 3 लेवल्स थे, सीएस फाउंडेशन जिसका आखिरी एग्जाम अभी दिसंबर 2020 में होने वाला है। फिर सेकंड लेवल होता था एग्जीक्यूटिव, अभी भी है। फाउंडेशन हट जाएगा दिसंबर के बाद, और प्रोफेशनल्स फाइनल लेवल। तो तीनों में आपको यही है, 50% लाना है और पास होना है, लेकिन वैसे ही स्मार्ट गेम खेल के, क्योंकि सोच के बाकी लोग अगर 90% लोग 50% नहीं ला पा रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमें किस तरह से पढ़ना होगा ये सोच करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। और उस तरह से ही आपको पेपर अटेम्प्ट करके आना है, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल इट्स जस्ट लाइक अ मिशन इम्पॉसिबल समथिंग, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्मार्ट गेम खेल करके आपको अपना जो प्लान है वो बनाना है और डेफिनेटली क्लियर होगा। तो अब चेंजेस क्या हो गए हैं, CSEET को ले आया है फाउंडेशन की जगह। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि इसमें चेंज क्या है। देखिए, फाउंडेशन हट जाएगा। तो पहले क्या प्रोसीजर होता था कि जो लोग ग्रेजुएट्स हो गए हैं उनको CS फाउंडेशन, CS का पहला लेवल देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आ जाएं सेकंड लेवल में, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव। तो उनके लिए इजी हो जाता था, 2 ही लेवल बचते थे। बट अब वो हटा दिया है, जैसे हम डायरेक्ट एंट्री रूट कहते हैं, मतलब अब ग्रेजुएट्स को भी CS करना होगा तो ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसका मैं डिटेलिंग में आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 21 नवंबर को अगला एग्जाम होने वाला है इसका। तो उसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में डिटेलिंग में जानकारी दूंगा, ठीक है। तो ये कोई, अब आप बोल रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट है, तो ये क्या है, मतलब CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जैसे आपको अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLB करना है तो आप क्लैट का एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। IIT करना है तो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं कुछ। और फिर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो प्री मेडिकल टेस्ट देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। तो उसी तरह से ये CS में आने के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये CS का कोई लेवल नहीं है। आपको CS कोर्स में एंटर होने के लिए, CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने के लिए, एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना ज़रूरी है। तो और ये सभी के लिए, अब ग्रेजुएट्स को भी देना पड़ेगा। तो अब ये अब शायद किसी के मन में आ रहा होगा कि क्यों इतना ऐसा किया जा रहा है, CA में तो ऐसा नहीं है, CMA में तो ऐसा नहीं है। देखिए सर, क्या है, बाकी इंस्टीट्यूट्स का मैं नहीं कह सकता, बट अभी मैं फ़िलहाल इतना बता सकता हूँ कि वो तो उनके काउंसिल मेंबर्स का डिसीज़न है कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो मैं देख रहा हूँ CS का, 1968 से मैंने आपको बताया पूरी चीज़, कितनी डेवलपमेंट्स हुई, इतनी सारी वैल्यू नहीं दी पहले, उतनी नहीं थी CS को, उतना ज़्यादा नहीं पॉपुलर था, लेकिन इतनी सारी वैल्यूज़ के बाद बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया और बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है CS में। और जैसे जैसे स्कोप बढ़ता जाता है CS में या किसी भी कोर्स में, तो उसके कोर्स करिकुलम में जो है चेंज आता जाता है। तो आई होप मैंने CS के बारे में जितने भी मिथ्स थे वो क्लियर करे, और अब आप इसको कंप्यूटर साइंस नहीं समझोगे, कोई बताएगा तो आप बता पाओगे। हमारे जो 50वीं वर्षगांठ का सेलिब्रेशन हुआ था उसमें मोदी जी ने साफ आकर के बताया कि एग्जैक्ट वर्ड्स जो बोले वो ये थे उनके कि एक CS जिस हिसाब से अपनी जिम्मेदारी निभाता है उस हिसाब से हमारे देश का कॉरपोरेट कल्चर तय होता है। एक CS के द्वारा दी गई सलाह देश के कॉरपोरेट गवर्नेंस को प्रभावित करके ही रहती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस मैंने आपको समझा दिया था, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी और काफ़ी लोगों ने
बहुत तारीफ करी है इस कोर्स की, और काफ़ी लोग कर चुके हैं इस कोर्स को। तो बहुत बहुत रेपुटेटेड प्रोफेशन है हमारी कंट्री का, और मैं बोलता हूँ आप ज़रूर देखिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सके, सीएस प्रोफेशन के बारे में लोग इन्फॉर्म हो सकें। क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं ऐसे जिनको अवेयरनेस नहीं है सीएस कोर्स को लेके। सो आई होप मैं आपको अच्छी तरह से बता पाया हूँ। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है मेरे आने वाले हैं रिगार्डिंग CSEET के लिए, जिनका एग्ज़ाम 21 नवंबर को है, और CS फाउंडेशन के लिए और भी आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, इससे नोटिफिकेशंस जो है आपको मिलते रहेंगे। तो वेरी सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, तबीयत भी ख़राब थी, मैं नहीं बना पाया टाइम पे वीडियो, बट मैं चाह रहा था कल की अपलोड कर पाऊँ। लेकिन ठीक है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि हमारा जो CS डे था वो सेम डे नहीं मना पाया था, क्योंकि IIT रुड़की में 4 अक्टूबर 2019 को ही कॉन्वोकेशन होनी थी। तो जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे पिछले साल, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको वहीं 4 अक्टूबर के दिन जाना था। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि CS डे लेट सेलिब्रेट किया गया था। तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ वैसे ही आज, तो मतलब एक दिन का देरी हो गया है मुझे। तो फिर भी अ वेरी हैप्पी CS डे to all the CS students, the future CS of India, and all the company secretaries of India, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप किसी बहुत बड़ी रेपुटेटेड कंपनी में काम कर रहे हो। सो जय हिंद, जय भारत, एंड शेयर करिए इस वीडियो को ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।